देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर से फीस में इजाफे को लेकर सरापा एहतजाज हुए तालिबे इल्म। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सर्दी के मौसम में भी महंगाई के चलते अवाम नहीं खरीद सकते गर्म कपड़े। और गुलमर्ग में इको टूरिज्म को लेकर खास कॉन्क्लेव का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर अवाम खत इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करते हैं। कुछ दहाई कबल तक ये तालीम की अहमियत से भी वाकिफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें बेदारी आई और इन लोगों ने भी तालिबे इल्मों को बेहतर तालीम दिलाने की ठानी। लेकिन तालीम हासिल करने की राह यहाँ हमेशा कांटों से भरी रही। पाकिस्तान हुकूमत ने कभी नहीं चाहा कि गिलगित वाले भी बेहतर तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें, खासतौर से आला तालीम हासिल कर पाएं, क्योंकि वो जितना ही पढ़ेंगे उतना ही उन्हें इस्लामाबाद की साजिशों का मुकाबला करने की हिम्मत आएगी। ऐसे में यहाँ वाक़े वाहिद यूनिवर्सिटी यानी जामिया काराकोरम में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है और इतनी ज्यादा की जा रही है कि आवाम की पहुंच से तालीम पूरी तरह दूर हो जाए। इसलिए परेशान तालिबे इल्म इस इजाफे के खिलाफ आए रोज सरापा एहतजाज हैं। कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते ये हैं इसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म। इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है और अपने आबाई इलाकों से ये लोग यहाँ आला तालीम के हुसूल के लिए आए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में इन्हें हुकूमत का अलग ही रंग देखने को मिला। बिला वजह यहाँ मनमाने तौर से फीसें बढ़ाई जा रही हैं। ऐसा गुज़िश्ता साल भी हुआ और इस साल भी। इस वजह से तकरीबन 2 महीने से जामिया के सैकड़ों तलबा सरापा एहतजाज हैं और इनका मुतालबा है कि चाहे जो हो जाए हम इस बार इजाफी फीस नहीं देंगे। हमारी पहले फीस थी 30,000, अब बढ़ा के 25% बढ़ाए, उससे हमारी 37,000 बन गई। तो HSC का रूल ये है कि वो सालाना 10% बढ़ती है, इन लोग ने 25% बढ़ा दिए। इसलिए इशू आ रहा है कि हमारा एफर्ट इतना नहीं हो सकता है, हम इसलिए एहतजाज पे खड़े हैं। दुनिया भर के मुल्कों में तालीम को बढ़ावा देने के लिए नए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस बदनसीब खित्ते में तो जैसे उल्टा दरिया ही बहने लगा है। तलबा तालिबात की राह में किसी न किसी तरह से रुकावटें हायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कभी आला तालीम का बजट घटा दिया जाता है, कभी हायर एजुकेशन कमीशन कराकोरम यूनिवर्सिटी को फंड जारी नहीं करती है, कभी वाइस चांसलर महीनों तक जामिया से गायब रहते हैं, जिसकी वजह से जरूरी मसलों पर फैसले ही नहीं हो पाते, तो कभी कुछ और ही मसला पैदा हो जाता है, जिसकी वजाहत में बेजा और गैर माकूल दलीलें पेश की जाती हैं। मैं KIU का स्टूडेंट हूँ और मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है। जो हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट है वो इस बात पे है कि फीस के ऊपर, यानी फीस हर यूनिवर्सिटी में बढ़ती है और वो HSC के कवानीन के मुताबिक बढ़ती है। जो HSC का जो कवानीन के मुताबिक जो फीस बढ़ती है वो 10% है सालाना जो बढ़ती है, और हमारा ये मुतालिबा है 10% के बजाय हमारे यहाँ KIU के अंदर 105% बढ़ाई गई है। कि हमारा मुतालिबा ये है कि हमारी जो फीस सालाना जिस हिसाब से बढ़ती है 10% ही बढ़नी चाहिए, 105 को खत्म करके। ये साजिश हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में तालीम को तबाह करने की। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसके कब्जे वाले इलाकों की नौजवान नस्ल, चाहे वो नाम नेहाद आजाद कश्मीर के हों या फिर गिलगित बल्तिस्तान के,
आला और मेयारी तालीम हासिल करें। जाहिर सी बात है कि अगर इन इलाकों के नौजवान इल्म की रोशनी से रोशन ख्याल और बाशऊर हो जाएंगे तो इन्हें गुमराह और गुलाम बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि कभी पूरी तरह मुआफ रही उनकी फीस अब एक साल में 2 से 3 बार बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ तालिब इल्मों को जो डिग्री दी जा रही है उसमें भी नारवा सलूक बरता जा रहा है। जो कोर्सेज ये लोग कर रहे हैं उसकी बजाय दूसरी डिग्री दी जा रही है। खासतौर से ऐसा इंजीनियरिंग वालों के साथ हो रहा है और एहतिजाज में ये मामला भी उठ रहा है। हम सबको पता है कि हमें नहीं पता होता है कि फीस कितनी है, डॉन में कितनी होती है। हम कहते हैं कि यार घर के दहलीज पे यूनिवर्सिटी है तो इशू नहीं होगा, फीस ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ के निस्बत यहाँ पे कम होगी। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया हमें पता चला कि ये लोग हमसे पीसी इंजीनियरिंग की फीस ले रहे हैं लेकिन डिग्री हमें एनटीसी की दे रहे हैं। इस हवाले से पहली दफ़ा जब हम पहले सेमेस्टर में थे इस मौजू को लेके हम इंतज़ामिया के पास गए तो वहाँ जाके जो इंतज़ामिया का जो अंदाज़ था, हम रूहानी बाप कहते हैं वो वाला अंदाज़ नहीं था। वो बड़े बदमाश बने हुए थे। वहाँ पे एक मेरा कुलीग था, उसको भी धमकियाँ दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फारिग कर देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम का एक जमाने से फुकदान रहा है। गिलगित में यही एक यूनिवर्सिटी है तो वहीं अस्करदू में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी तश्कील दी गई है। जदीद प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ कराए नहीं जाते जैसे कि MBA, MCA, MBBS, MD, इनकी तो बात ही भूल जाएं। इसके लिए हर साल लाखों तलबा पाकिस्तानी शहरों का रुख करते हैं। वहाँ उन्हें बेपनाह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अव्वल तो वहाँ दाखिला नहीं मिलता और अगर किसी तरह सिफारिश लगाकर मिल भी गया तो भी अनजान जगह पर घर से दूर रहकर तालीम हासिल करना वैसे भी काफी महंगा हो जाता है। ऐसे में तालिब इल्मों का मुस्तकबिल तारीक दिखाई दे रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज पर मजबूर तलबा तालिबात की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। माहौलियाती तवाजुन को बनाए रखने की सिमत में UAE में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का 28वां इजलास हुआ। इसमें शामिल ममालिक ने मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए कुदरती वसाइल को महफूज रखने के तमाम अहम नुकायात पर गौर खौज किया। आलमी सतह के इस मुज़ाकरात में भारत की जानिब से कई ठोस इक़दाम सुझाए गए जो मौजूदा वक्त की ज़रूरत के लिहाज से काफ़ी अहम माने गए। धरती को बचाने में मुल्क की कवायद महज अल्फाज तक ही महदूद नहीं है बल्कि मुख्तलिफ सेमिनार और मुज़ाकरात के जरिए आम आवाम को भी बेदार किया जा रहा है। इस कड़ी में मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में इको टूरिज्म को लेकर खास कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया जिसमें शामिल लोगों ने शोबा सयाहत को मजीद माहौलियात दोस्त बनाने के इक़दामात पर अपने राय का तबादला ख्याल किया। बर्फबारी का ये नज़ारा जिला बारामूला के गुलमर्ग का है जहां पर इन दिनों बर्फबारी हो रही है। हालांकि पहले की बनिस्बत अब बर्फबारी उतनी नहीं होती। इसे क्लाइमेट चेंज का असर कहा जा सकता है। माहौलियात में आती ऐसी तब्दीलियों को समझाने और आवाम को बताने के लिए गुलमर्ग में एक इको टूरिज्म कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इसका मकसद माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देना और वादी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना भी था। जो गार्बेज है या लिटर है, ये तभी मैनेज हो सकता है जब हम प्रॉपरली कैपेसिटी बिल्डिंग करें सारे स्टेक होल्डर्स की, सारी टूरिस्ट की। मैं ये चाहूँगा कि हमें ज़्यादा जो अथॉरिटी दिखाने से ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें और इसी मकसद से हमें आज ये आपने देखा कि इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर के साथ कोलैबोरेट करके गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज का ये जो है इवेंट गुलमर्ग कॉन्क्लेव जो है इको टूरिज्म कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया। गुलमर्ग में मुनक़िदा कॉन्क्लेव में ज़िलाई इंतज़ामिया और शोबाई सियाहत के माहिरीन ने
इस बात पर चर्चा की कि कैसे वादी की कुदरती खूबसूरती को आने वाली नस्लों के लिए बचाया जा सकता है। वादी में आने वाले लोग यहां अपनी रिहाइश के दौरान प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करते हुए वादी की खूबसूरती को बचाने में अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। इन जैसी तमाम बातों को लेकर यहां पर गौर व खोज किया गया। पूरी दुनिया अभी एडवोकेट कर रही है रिस्पांसिबल टूरिज्म को, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर कश्मीर टू एडवोकेट रिस्पांसिबल टूरिज्म। व्हेन वी से रिस्पांसिबल टूरिज्म, इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। वी हैव टू इंश्योर दैट वी लीव दिस टूरिज्म फॉर कमिंग जनरेशंस टू कम, बिकॉज अगर हम अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को टेक केयर नहीं करेंगे अभी, वेरी सून they will perish. We will not have products available. गुलमर्ग में बर्फ नहीं पड़ेगी, सोनमर्ग के rivers dry हो जाएंगे. So we have to have a sustainable approach. साल के हर मौसम में वादी कश्मीर दिलकश मनाजिर पेश करता रहा है। इसकी खूबसूरती में सिलसिलेवार बुलंदो बाला पहाड़, खूबसूरत मैदान और आबी जखीरे इजाफा करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस इनके वजूद पर ही सवालिया निशान खड़ा होता जा रहा है। ऐसे में इन्हें बचाने के लिए मुआशरे के सभी जिम्मेदार लोगों को एक साथ लाने की ये कोशिश काबिले तारीफ है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हुए माहौल को बचाने में अपना ताउन देंगे। नाउ इट्स अ टाइम फॉर इको टूरिज्म, और खासकर जो कश्मीर है, कश्मीर की पहचान अगर है तो वो हमारे पहाड़ों से है, हमारे दरियाओं से, हमारी झीलों से, हमारे लेक से है। और अगर हम इनको ही खराब कर दें, इनको तबाह कर दें, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। फिर टूरिज्म जो होना चाहिए, दैट शुड बी सस्टेनेबल टूरिज्म। और सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे हम कर सकें, हम उसको कैसे प्रमोट कर सकें, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी गुलमर्ग में, और यहाँ के सीईओ भी इसमें थे, बाकी स्टेक होल्डर्स थे, होटलियर्स थे। और यहाँ से यही बात निकल के आई कि कश्मीर को अगर बचाना है, यहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोट करना है, एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर कश्मीर सस्टेनेबल टूरिज्म। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खूबसूरत सियाहती मकामात को तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इससे कब्ल भी कई अहम तरीन इक़दामात किए गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की हिस्सेदारी देखी गई है, जो माहौलियात को बचाने के तईं मकामी लोगों की संजीदगी को बयान करती है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये 2023 है। 75 साल बाद भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग तालीमी निसाब में मकामी जुबान को शामिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि भारत ने ये 75 बरस पहले ही कर दिया है। आखिर क्यों पाकिस्तानी हुक्मरान हमारी जबान, हमारी सकाफत, हमारी शिनाख्त से इतनी नफरत करते हैं? प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि भिंबर में सेक्शन 144 नाफिज होने के बावजूद, जो कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के वजीर आजम का होम टाउन भी है, नेशनल इक्वालिटी पार्टी ने पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हुए एक रैली निकाली। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मशहूर खातून फ्री स्टाइल फुटबॉलर अगुस्का ने डल लेक पर शिकारा में हैरत अंगेज फुटबॉल जगलिंग स्किल का मुजाहिरा किया। न्यू एज कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद काफी तब्दीली आई है। सरमायाकारी, बरक़्क़त, मुआशी तरक्की, ये सब देखने को मिल रही है। तरक्की के मौके बढ़ गए हैं। जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को पहले अर्जुन अवार्ड का नॉमिनेशन मिला है। कुल 18 एथलीटों को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जम्मू कश्मीर की पैरा आर्चर शीतल देवी को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर।
इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद 4000 से ज्यादा हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और कश्मीरी नौजवानों को बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जिनमें से बेशतर कई बरसों से कैद हैं और उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत भी नहीं हो रही। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को दूसरे ममालिक खासतौर से चलते PTV न्यूज चैनल अपनी खबरों में कभी तो भारतीय हिफाजती अमले को जुल्म ढाने वाला बताता है तो कभी हुर्रियत रहनुमाओं को मजलूम दिखाता है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। जिन हुर्रियत लीडरों की बात PTV कर रहा है वो ना ही जमीनी सतह पर कश्मीरी अवाम की रहनुमाई करते हैं और ना ही उनकी कही बातों में कोई सच्चाई होती है। अपनी नापाक हरकतों के चलते ही इन्हें जेल में बंद किया गया है। हालांकि पाकिस्तान के निजी मफादात के लिए PTV आए रोज अनासिर पसंद हुर्रियत लीडरों की खबरें दिखाता रहता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौसम सरमा जोरों पर है। सर्दी से बचने के लिए अवाम को गर्म कपड़ों का सहारा है, लेकिन नए गर्म कपड़े खरीदना बेशतर अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। इसलिए लोग मजबूरी में सस्ते कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जगह जगह सस्ते कपड़ों का बाजार सज चुका है, लेकिन अफसोस महंगाई की मार यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। लोग बाजार का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के चलते यहाँ भी उनकी जरूरत बमुश्किल पूरी हो पा रही है। कोई महंगाई का ठीकरा हुकूमत पर फोड़ रहा है तो कोई हालात को जिम्मेदार करार दे रहा है। अवाम पूछ रहे हैं कि जब पुराने कपड़े भी उनके बजट से बाहर हो चले हैं तो ऐसे में वो कहां जाएं? पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में अवाम को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सस्ते मसनूआत पर मुनहसिर होना पड़ता है। खाने पीने का सामान तो कभी कदा ही सस्ता मिलता है, लेकिन कपड़ों के लिए अक्सर ये फुटपाथ पर सजे पटरी बाजार या फिर पुराने कपड़े बेचने वाली दुकानों पर जाने को तरजीह देते हैं। ऐसे वक्त में जब सर्दी का मौसम पूरे शबाब पर है, ऐसे में पुराने गर्म कपड़ों की मांग तेज हो गई है। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क ये देखने को मिल रहा है कि जब आम लोग दुकानों पर जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ भी कपड़े महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों को और अपने आप को सर्दी से बचा सकूं। ये तो उसकी अपनी गुंजाइश तक है कि वो कहाँ से खरीदता है। ज्यादातर लोग जो हैं वो लंडे का रुख करते हैं, क्योंकि बाजार से चीज खरीदनी इंतहाई मुश्किल काम है। बाजार में आप जो चीज आपको 1000 रुपए की मिलेगी वो अगर लंडे में आप चले जाएं आपको 300, 400 या 200 में भी मिल सकती है। तो इस तरह बाजार से खरीदना इंतहाई मुश्किल काम है। हर बार के बरअक्स इस बार बड़ा फर्क ये भी है कि बाजार और दुकानों पर कस्टमर्स भी बेहद कम नजर आ रहे हैं। जो खरीदार यहाँ हैं भी वो कपड़ों की रेट सुनते ही उल्टे पांव लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस महंगाई ने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है और अब तो ऐसा लगता है कि सर्दी में भी इन्हें बिना गर्म कपड़ों के ही गुजारा करना पड़ेगा। वैसे ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि मौसम सरमा के दौरान यहाँ जरूरी मसनूआत की कीमतें 2 गुनी हो जाया करती हैं, लेकिन इस बार महंगाई की आंच पुराने कपड़ों तक भी पहुंच चुकी है। हम आए थे इधर बच्चों के लिए ये लंडा खरीदने के लिए, तो पिछले साल तो थोड़ा कम था, तो इस साल निस्बत ज़्यादा है कीमत इनकी। तो अभी गरीब लोगों के जनाब वाली तो कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, खर्चा नहीं पूरा हो सकता है। तो अभी बच्चों के कपड़े किधर से लाते, नोए किस दुकान पर खरीद नहीं सकते। अभी लंडा का माल था तो ये भी महंगा है। महंगाई की मार सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि रोजमर्रा का हर सामान आवाम की पहुंच से बाहर हो रहा है। ऐसा देखने में आया है कि हर साल सर्दियों में बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद होने की दलील दी जाती है, सप्लाई मुतासिर होने की बात कही जाती है। ये बात सच भी है कि लैंडस्लाइडिंग और बारिश की वजह से बहुत बार रास्ते कई दिन के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन हमेशा यही बहाना बनाकर तो महंगाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता।
अगर सर्दियों में मुश्किलात होती है तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी भी तो हुकूमत की ही बनती है। आखिर लोगों की परेशानियों का हल निकालने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा। इस वक्त जैसा कि आपने भी देखा कि टमाटर 200 रुपए किलो हो चुके हैं और किस कदर महंगाई, सिर्फ टमाटर नहीं सब्जियां सारी की सारी महंगियां, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी का जो गुजर औकात है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है। खासकर जो हमारा मुलाजम तबका है उसकी तो बिल्कुल ही मतलब कमर टूट रही है और फिर उसके अलावा मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। टमाटर भी आपने देख लिए हैं 200 रुपये तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा कड़म है, पालक है, गोभी है, प्याज भी मेरा 100 रुपये किलो के लगभग होगा। तो आप खुद ही ज़्यादा लगा लें कि किस कदर मुश्किल हो चुका है इस गुजर औकात। आम आदमी का तो जीना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि जैसे वो अपनी दीगर मांगों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, वैसे ही उन्हें महंगाई के लिए भी सड़कों पर उतरकर एहतजाज का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल इस खित्ते के साथ अव्वल रोज से ही नाइंसाफी होती आई है। बदलते वक्त के बावजूद मुश्किलों से निजात मिलना तो दूर, इनकी मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। इन इलाकों में आवाम को जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किलों में उलझाया जाता है ताकि वो किसी बड़ी जद्दोजहद को अंजाम न दे सकें, रोजमर्रा के मसाइल में फंस कर रह जाएं और पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक न चल सके। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में महंगाई वाकई आसमान से बातें कर रही है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर 3 सतहों वाले पंचायती राज निजाम के जरिए सरहदी इलाकों तक लोगों को मुख्तलिफ तामीर और तरक्की के मंसूबों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए अवामी नुमाइंदों का किरदार काफी अहम साबित हो रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के मंजाकोट तहसील से देखने को मिल रही है, जहां एक कम उम्र की तालीम याफ्ता खातून सरपंच की जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रही हैं। इब्तिदाई सतह के जमहूरी निजाम में सरपंच समरीन खान के नुमाया होने वाले मुस्बत किरदार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। तो अब इतना सुपरफिशली डिजिटल इंडिया है, डिजिटल दौर आ गया है कि आप अगर कोई एक भी गलती करेगी ऊपर तक बात पहुंचेगी। तो इसके लिए मैं मोदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हम लोगों को इतना अवेयर कर दिया कि हम हर चीज़ का लाभ ले सकते हैं और कोई हमें ना नहीं कर सकता कि ये इस चीज़ के हम बेनिफिशरी हैं और ये हमें मिलनी चाहिए। ये हैं सरपंच समरीन खान और ये हैं उनकी मंजाकोट तहसील, जहां पर इनकी कोशिशों के सबब मुख्तलिफ तामीराती और तरक्याती काम सूरत के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की डिग्री हासिल करने वाली समरीन खान राजौरी की सबसे कम उम्र की सरपंच हैं, जो अपनी पंचायत के अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम कराने के लिए पुरअज़्म हैं। बतौर सरपंच इनकी बेहतरीन कारकर्दगी जम्मू कश्मीर में पंचायत राज निजाम के जमीनी सतह पर कायम होने की अक्कासी करती है। हमारे मैक्सिमम जो काम हैं, जो लोगों की जो उम्मीद थी और जो लोग चाहते थे कि जैसा काम होना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से काम हुआ है। अभी हमारा मेन था कि हमारे पंचायत में पंचायत घर नहीं था, वो भी आप अभी देख के आए हैं कि पंचायत घर भी बन रहा है। कल इसका लेंटर है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। हम अपनी बिल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट भी करेंगे, अपना ऑफिस। और उसके बाद आप हमारी जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, वो आ रही थी वेस्ट मैनेजमेंट की। हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट शेड नहीं था, मशीन्स नहीं थी। हमारी अभी मशीनरी भी आ गई है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट शेड भी कंप्लीट हो चुका है। हम इसको थोड़े ही दिन में स्टार्ट करेंगे। और देखा होगा, क्योंकि हमारी पंचायत को हमारा एक ही सपना था कि हम अपनी पंचायत को क्लीन और ग्रीन रखें। 6.5 लाख से ज्यादा हल्का पंचायतों में बसने वाली तकरीबन 65% आबादी वाले हमारे मुल्क की तरक्की का एजेंडा इन देही इलाकों की तरक्की से जुड़ा हुआ है और इसके लिए इब्तिदाई सतह पर जमहूरी निजाम में खवातीन की भागीदारी अहमियत की हामिल है, जैसे कि ब्लॉक मंजाकोट के देही इलाकों में सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चल रहे मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों को पंचायती राज निजाम के नुमाइंदे, सरकारी महकमों के अफसर और एहलकारों के साथ ताउन देते हुए अमली जामा पहनाया जा रहा है।
عوامی فلاح بہبود سے متعلق منصوبوں کے مرحلہ وار طریقے سے مکمل ہونے سے علاقہ مکی کافی خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ جو پانی بھی ملا، ہم کو مکان ملا ہے، راستہ ملا ہے، لائٹ ملی ہے، ٹینکی ملی، بارڈر ایریا میں رہتے ہیں، بہت بڑی علاقہ ہے، تو اس میں کوئی پہلے مکان نہیں تھے۔ ابھی یہ جب سرپنچ ہمارے بنے ہیں تو انہوں نے پانی بھی دیا اور ٹینکی بھی دی، لائٹ بھی دی۔ ہمارے گھروں میں ہر گھر میں پول لگا ہوا ہے، ہر مکان کے پیچھے پول ہے، راستہ ہے، ٹینکی ہے۔ ہمارا وہ بڑا اتنا 20,000 کا ٹینک بنا ہے، ابھی بنایا، الحمدللہ سب کو ہم کو ملا ہے۔ منجاکوٹ تحصیل میں یکے بعد دیگرے مکمل ہو رہے تعمیر و ترقی کے منصوبوں سے مقامی لوگوں کو بجلی، صاف پانی کی سپلائی، طبی خدمات، معیاری تعلیم، بہتر سڑک رابطے، پکے مکان اور مختلف بنیادی سہولتیں مہیا ہو رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں پر پنچایتوں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر ویسٹ ڈمپنگ یارڈ بنایا گیا ہے۔ قابل غور ہے کہ علاقائی ترقی کے ساتھ بڑی تعداد میں ضرورت مند لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرائے جا رہے ہیں۔ پنچایتوں میں عوامی نمائندوں کی جانب سے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و ترقی کے لیے سڑک رابطے کو بہتر اور کشادہ کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ سرپنچ صاحب یوتھ میں ینگ ہیں اور جیسے ڈیولپمنٹ کا کام میں انہوں نے کافی اچھی ترقی کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ جیسے ہم نے دیکھا ہے پنچایت گھر کے بارے میں، یہاں ایک پلاٹیشن ہے، JJM کی سکیم ہے، بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور یہ جگہ جگہ جا کر دیکھ رہے ہیں اور چیک بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی پیسہ کوئی جیسے آ رہا ہے وہ اچھی طرح سے انویسٹمنٹ بھی وہاں ہو رہا ہے، یہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اچھی ان کی لیڈرشپ بھی اچھی ہے۔ جموں کشمیر میں پنچایتی نظام کے تحت مقامی لوگوں کو گھروں کے آس پاس ہی روزگار میسر ہو رہے ہیں، جس کے لیے پہلے انہیں دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی کئی مثبت تبدیلیوں کے باعث جموں کشمیر کے مختلف پنچایتوں کی طرح ہی منجاکوٹ تحصیل کے دائرے میں آنے والے دیہی علاقوں میں ترقی کی داستان لکھی جا رہی ہے اور یہاں کی خواتین اس سمت میں کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔